नमस्कार। कक्षा 10वीं वाले छात्र, अपना हिंदी का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर देख लीजिएगा। इस पेपर का समय 3 घंटे होने वाला है। पूर्णांक 75 अंक। आपको इस पेपर का संपूर्ण उत्तर इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो इस पेपर का हमारा पहला प्रश्न दिया। पहले प्रश्न में आप सभी को सही विकल्प चुनकर लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। पहला देख लीजिएगा। प्रयोगवाद का आरंभ माना जाता है, तो कब से माना जाता है ये आपको बताना होगा। तो पहले में करेक्ट आंसर लिखना होगा अ वाला, सन 1943 से। दूसरा देख लीजिएगा, व्याधि शब्द का अर्थ है, तो व्याधि शब्द का अर्थ क्या है ये आपको बताना होगा। तो लिख लीजिएगा इसमें करेक्ट आंसर स वाला, रोग। तीसरा देख लीजिएगा, किस काव्य के छंद एक कथा के धागे में माला की तरह गूंथे होते हैं। तो तीसरे में आपको लिखना होगा करेक्ट आंसर ब वाला, प्रबंध काव्य। चौथा देख लीजिएगा, कैप्टन नाम था, तो किसका था ये आपको बताना होगा। तो चौथे में करेक्ट आंसर लिखना होगा द वाला, चश्मे वाले का। पांचवा देख लीजिएगा, जिन मूल शब्दों से मिलकर समास बना है उसमें से पहले पद को कहते हैं। तो इसमें आपको लिखना होगा करेक्ट आंसर अ वाला, पूर्व पद कहते हैं। छठा देख लीजिएगा, माता का अंचल में दो लड़की मिलकर खींचते हैं, तो इसमें आपको लिखना होगा अ वाला, मोट। दूसरा प्रश्न देख लीजिएगा। दूसरे प्रश्न में आप सभी को रिक्त स्थानों की पूर्ति करके लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। पहला आपका दिया है, सूरदास जी मुख्यतः किस रस के कवि हैं। तो पहले में आपको लिखना होगा वात्सल्य, लिख लीजिएगा। वो पूरे पेपर को याद कर लीजिएगा, क्योंकि यही पेपर आपकी परीक्षा में छपने वाला है। दूसरे देख लीजिएगा, नायक के जीवन की किसी एक घटना अथवा हृदय स्पर्शी अंश का पूर्णता के साथ अंकन करना कौन से काव्य में किया जाता है ये आपको बताना होगा। तो दूसरे का आंसर आप सभी लगा लीजिएगा। दूसरे में आपको लिखना होगा खंड काव्य। खंड काव्य आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा दूसरे का। तीसरा देख लीजिएगा, आश्रय की ब्रह शारीरिक चेष्टाओं को क्या कहते हैं। तो तीसरे में आपको लिखना होगा अनुभव, अनुभव कहते हैं। चौथा देख लीजिएगा, जीवनी गद्य की एक कौन सी विधा है। तो चौथे का उत्तर लगा लीजिएगा। चौथे में आपको लिखना होगा गौण विधा, गौण आपको लिखना है। पांचवा देख लीजिएगा, वीर रस का स्थायी भाव क्या है। तो वीर रस का स्थायी भाव लिख लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा उत्साह, उत्साह आपको वीर रस का स्थायी भाव लिखना है। छठा देख लीजिएगा, भोलानाथ और उसके साथी अमोल को घिसकर क्या बजाते थे। तो छठे में आपको लिखना होगा सहनाई, सहनाई आपको लिखना होगा छठे का उत्तर। तीसरा प्रश्न देख लीजिएगा। तीसरे प्रश्न में आप सभी को सत्य अथवा असत्य बताना होगा, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। पहला देख लीजिएगा, अच्छे लोग परहित के लिए दौड़े चले आते हैं, तो बिल्कुल आते हैं, सत्य हो जाएगा। दूसरा देख लीजिएगा, त्रिभुवनम में द्वंद्व समास है, तो बिल्कुल नहीं है, असत्य हो जाएगा। तीसरा देख लीजिएगा, नेताजी की मूर्ति 2 फुट ऊंची थी, तो बिल्कुल यहाँ पर थी, सत्य हो जाएगा। चौथा देख लीजिएगा, तारकेश्वर नाथ ही भोलानाथ थे, तो बिल्कुल यहाँ पर थे, सत्य हो जाएगा। पांचवा देख लीजिएगा, मुहावरे और लोकोक्ति एक ही है, तो बिल्कुल यहाँ पर नहीं है, असत्य हो जाएगा। और छठा आपका दिया है, भोलानाथ पूजा के समय मस्तक पर भभूत का तिलक लगाते थे, तो बिल्कुल लगाते थे, सत्य हो जाएगा। चौथा प्रश्न देख लीजिएगा। चौथे प्रश्न में आप सभी को सही जोड़ी का मिलान करके लिखना है, तो सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा। सुर के पद, तो इसमें आपको लिखना होगा सूरदास। काव्य की आत्मा, तो इसमें आपको लिखना होगा रस। दोहा में आपको लिखना होगा अर्ध सममात्रिक छंद। संधि के प्रकार आपको लिखने होंगे 3।
एकमात्र सहारा में आपको लिखना होगा अंधे की लाठी। चेरवेती में आपको लिखना होगा चलते रहो चलते रहो। तो इस प्रकार से सही जोड़ी का मिलान हो जाएगा। पांचवा प्रश्न देख लीजिएगा। पांचवें प्रश्न में आप सभी को इन प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में देने होंगे जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। पहला देख लीजिएगा, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरित मानस के किस कांड से लिया गया है? तो इसका उत्तर लगा लीजिएगा। पहले में आपको लिखना होगा बालकांड। बालकांड आपको पहले का उत्तर लगाना होगा। दूसरा देख लीजिएगा, कंपनी के काम के सिलसिले में कस्बे से कौन गुजरता था? तो दूसरे का उत्तर लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा हालदार साहब। ये आपको लिखना होगा दूसरे का उत्तर। तीसरा देख लीजिएगा, वीररस की कविताओं में कौन सा शब्द गुण होता है? तो तीसरे में आपको लिखना होगा ओज गुण। ओज गुण आपको तीसरे का उत्तर लगाना है। चौथा देख लीजिएगा, बरखा के बंद होते ही बाग में क्या क्या नजर आए? तो चौथे का उत्तर लगा लीजिएगा। चौथे में आपको लिखना होगा बहुत से बिच्छू। ये लिखना होगा आपको चौथे का उत्तर। और पांचवा देख लीजिएगा, ठीक है। पांचवी में क्या पूछा है? जिसका कोई शत्रु ना हो उसे क्या कहा जाता है? तो इसमें आपको लिखना होगा अजात शत्रु। ये आपको लिखना है, ठीक है। छठा देख लीजिएगा, लेखक आगे ने हिरोशिमा कविता कहाँ बैठकर लिखी थी? तो छठे में आपको लिखना होगा रेलगाड़ी। रेलगाड़ी आपको करेक्ट आंसर लगाना होगा, ठीक है। और यदि इसका आंसर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो इसमें राइट आंसर आएगा वायुयान, ठीक है। बट आपको वायुयान आपको परीक्षा में नहीं लिखना है, रेलगाड़ी आपको परीक्षा में लिखना होगा, क्योंकि किताब में इसका आंसर रेलगाड़ी दिया गया है। छठा प्रश्न देख लीजिएगा जो आपकी परीक्षा में 2 नंबर के आने वाले हैं। सभी के उत्तर आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में। जैसे कि हमारा छठा दिया है, रीतिकाल को संगार काल क्यों कहा गया है? इसके बारे में आपको लिखना होगा। अथवा देख लीजिएगा, रीतिकाल की कोई 2 विशेषताएं आपको लिखना है। सातवां देख लीजिएगा, तुलसीदास अथवा जी शंकर प्रसाद की काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित बिंदु के आधार पर देना है। 2 रचनाएं आपको सबसे पहले लिख देना है, भाव पक्ष और कला पक्ष आपको लिख देना है। इनके उत्तर भी आपको बता देंगे। और 8वां देख लीजिएगा, स्मृति को पाते बनाने से कवि जे शंकर प्रसाद का क्या आशय है? इसके बारे में आपको बताना होगा। अथवा देख लीजिएगा, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है? इसके बारे में आपको लिखना है। 9वां देख लीजिएगा, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे कैसे लोगों को देने की बात कही है? इसके बारे में आपको बताना होगा। अथवा देख लीजिएगा, होली के आसपास प्रकृति में जो परिवर्तन मतलब बदलाव दिखाई देते हैं उन्हें अपने शब्दों में लिखना होगा परीक्षा में। अब यहाँ पर देख लीजिएगा 10वां प्रश्न आपका दिया है, जिसमें काव्य की परिभाषा और काव्य के वेदों के नाम आपको बताना है। अतिथि वाले प्रश्न में आप सभी को हास्य रस की परिभाषा उदाहरण से देना है। 11वां देख लीजिएगा, जिसमें महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर बताना होगा। अतिथि वाले प्रश्न में आप सभी को नाटक और एकांकी में अंतर बताना है। 12वां देख लीजिएगा, रिपोर्टाज किसे कहते हैं? किसी एक रिपोर्टाज का नाम उसके लेखक सहित आपको लिखना है। अथवा देख लीजिएगा, रेखा चित्र किसे कहते हैं? कोई एक रेखा चित्र का नाम उसके रचनाकार के साथ आपको लिखना होगा। तो सभी का आंसर आपको बता देंगे। और 13वां देख लीजिएगा, स्वयं प्रकाश अथवा राम वृक्ष बेनीपुरी की साहित्यिक विशेषताएं निम्नलिखित बिंदु के आधार पर देना है। 2 रचनाएं, भाषा शैली, साहित्य में स्थान, सभी के उत्तर आपको मिल जाएंगे। 14वां देख लीजिएगा, बाल गोविंद भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी?
अथवा आपका दिया है पढ़ लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले आपको प्रश्नों को समझना है, उसके बाद ही इनके उत्तर याद करना है। 15वां देख लीजिएगा। 15वें के बाद आपका 16वां दिया है, जिसमें निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द में उत्तर आपको देने होंगे जो सभी को स्वीकार हो। दूसरा आपका दिया जिसका आकार ना हो। अथवा देख लीजिएगा, जिसमें मुहावरों का अर्थ लिखते हुए वाक्य में प्रयोग करके आपको लिखना है। तो इनके उत्तर भी आपको बता देंगे। 17वां देख लीजिएगा, भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है, लिखिए। अथवा देख लीजिएगा, गंटोक को मेहनत का बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है, इसके बारे में आपको बताना होगा। 18वां देख लीजिएगा, जिसमें वाक्यांश को पढ़कर इसकी संदर्भ सहित आपको भावार्थ देना होगा। ठीक है, पढ़ लीजिएगा, इनके उत्तर भी आपको बता देंगे। और 8वीं वाले प्रश्न में भी आपको इस वाक्यांश को पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद संदर्भ, प्रसंग एवं भावार्थ आपको लिखना होगा परीक्षा में। 19वां देख लीजिएगा, 19वें प्रश्न में आप सभी को गद्यांश को पढ़ना है। गद्यांश को पढ़ने के बाद आपको संदर्भ, प्रसंग और वाक्य करके लिखना है। इनके उत्तर भी आपको बता देंगे। 20वां प्रश्न देख लीजिएगा। 20वें प्रश्न में आप सभी को एक हाथ घड़ी का आकर्षण विज्ञापन तैयार करना है। ठीक है, 8वें वाले प्रश्न में आप सभी को परोपकार का महत्व विषय पर एक अनुच्छेद लिखना होगा परीक्षा में, याद कर लीजिएगा। 20वां देख लीजिएगा, निम्नलिखित अपठित काव्यांश अथवा गद्यांश को पढ़कर इसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए, लिखिए। तो देख लीजिएगा, आपको एक अपठित गद्यांश दिया गया है। इसको पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको कितने 3 क्वेश्चन दिए। पहला क्वेश्चन देख लीजिएगा, उपयुक्त काव्यांश का शीर्षक लिखिए। तो इस काव्यांश का आपको शीर्षक बताना होगा, लिख लीजिएगा। शीर्षक आपको लिखना होगा भारत माता या फिर मातृभूमि, ये आपको शीर्षक में लिख देना है। ठीक है, और दूसरा देख लीजिएगा, कवि भारत माँ को क्या अर्पित करना चाहता है। जो कवि है वो भारत माँ को क्या अर्पित करना चाहता है, इसके बारे में आपको बताना होगा। देख लीजिएगा, ज्ञान अर्पित, तो कवि भारत माँ को ज्ञान अर्पित, प्राण अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित करना चाहता है, यह आपको लिख देना है। तीसरा देख लीजिएगा, देश की धरती का हम पर क्या ऋण है। तो देख लीजिएगा, महा तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अंकित चंद, किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन, ये आपको यहाँ से लिख देना तीसरे प्रश्न का उत्तर। और 8वें वाला प्रश्न देख लीजिएगा, इसमें एक अपठित गद्यांश दिया है। ठीक है, इसको पढ़ लेना है। इसको पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको 3 प्रश्न दिए। पहला प्रश्न देख लीजिएगा, उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक आपको बताना होगा। तो इसको पढ़ने के बाद इसका शीर्षक आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें शीर्षक आपको लिखना होगा कंप्यूटर और इंटरनेट, ये आपको शीर्षक लिख देना है। और दूसरे प्रश्न में क्या पूछा है, इंसान के कंप्यूटर बन जाने से समाज को क्या क्या खतरे हो सकते हैं, इसके बारे में आपको लिखना होगा। तो खतरे आपको देखना होगा कहाँ से, देख लीजिएगा, ये आपको यहाँ से लिखना होगा, ये दूसरे का आंसर हो जाएगा। और तीसरा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें इस गद्यांश का आपको सार आपको लिखना है। 22वां प्रश्न देख लीजिएगा। 22वें प्रश्न में आपको सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल को कक्षा 10वीं की अंक सूची की द्वितीय प्रति मंगवाने हेतु आवेदन पत्र, प्रार्थना पत्र आपको लिखना होगा। और 8वीं वाले प्रश्न में आप सभी को बधाई पत्र लिखना होगा अपने मित्र को। 23वां देख लीजिएगा, निम्नलिखित किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित निबंध लिखना है। तो आप सभी रूपरेखा सहित किसी एक विषय पर निबंध याद कर लीजिएगा। अब मैं इस क्वेश्चन पेपर का फुल सॉल्यूशन बता देता हूं। जैसे कि हमने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक के उत्तर पहले ही बता दिए, अब आप सभी क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 23 तक के आंसर देख लीजिएगा। ये हमारा 6ठे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। 6ठे के बाद आगे हम चलेंगे, तो आप सभी देख लीजिएगा
छठवें प्रश्न का अतवें का उत्तर। और सातवें प्रश्न का उत्तर देख लीजिएगा। सातवें के बाद आगे हम चलने वाले, तो आप सभी को सातवें प्रश्न का अतवें का उत्तर मिल जाएगा। इसके साथ ही हम आगे चलने वाले, तो आप सभी को आठवें प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। आठवें के बाद हम आगे चलेंगे, तो आप सभी को आठवें प्रश्न का अतवें का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। इसके साथ ही आप सभी देख लीजिएगा नौवें प्रश्न का उत्तर। नौवें के बाद आगे हम चलने वाले हैं, तो आप सभी को मिल जाएगा नौवें प्रश्न का अतवें का उत्तर। आप सभी देख लीजिएगा 10वें प्रश्न का उत्तर। 10वें के बाद हम आगे चलने वाले हैं, तो आप सभी को मिल जाएगा 10वें प्रश्न का अतवें का उत्तर। और इसके साथ ही आप सभी देख लीजिएगा 11वें प्रश्न का उत्तर। 11वें के बाद आगे हम चलने वाले हैं, तो आप सभी को मिल जाएगा 11वें प्रश्न का अतवें का उत्तर। 12वें प्रश्न का उत्तर देख लीजिएगा। 12वें के बाद आगे हम चलने वाले हैं, तो आप सभी को मिल जाएगा 12वें प्रश्न का अतवें का उत्तर। आप सभी देख लीजिएगा 13वें प्रश्न का अतवें का उत्तर। 13वें के बाद आगे हम चलने वाले हैं, तो आप सभी को मिल जाएगा 14वें प्रश्न का उत्तर। 14वें के बाद आगे हम चलने वाले हैं, तो आप सभी को मिल जाएगा 14वें प्रश्न का अतवें का उत्तर। अब यहाँ पर देख लीजिएगा 15वें प्रश्न का उत्तर। 15वें के बाद आगे हम चलने वाले हैं, तो आप सभी को मिल जाएगा 15वें प्रश्न का अतवें का उत्तर। इसके साथ ही आप सभी को 16वें प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। 16वें के बाद आगे हम चलेंगे, तो आप सभी को 16वें का अतवें का उत्तर मिल जाएगा। इसके साथ ही आप सभी देख लीजिएगा 17वें प्रश्न का उत्तर। 17वें के बाद आगे हम चलेंगे, तो आप सभी को मिल जाएगा 17वें प्रश्न का अतवें का उत्तर। इसके साथ ही आप सभी देख लीजिएगा 18वें प्रश्न का उत्तर। 18वें के बाद आगे हम चलने वाले, तो आप सभी को मिल जाएगा 18वें प्रश्न का अतवें का उत्तर। 19वें प्रश्न का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, पढ़ लीजिएगा, पूरे क्वेश्चन पेपर को रट लीजिएगा या समझकर याद कर लीजिएगा। और यहाँ पर 20वें प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा, जिसमें एक विज्ञापन तैयार करना होगा हाथ घड़ी का। और ये हमारा 22वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और 21वें प्रश्न का उत्तर हमने आपको पहले बता दिया है। और जो हमारा 22वां प्रश्न था उसका अतवें का उत्तर देख लीजिएगा। और 23वें प्रश्न का उत्तर आपको अपनी बुक से, अपनी किताब से, या फिर आपके पास जो भी किताब है उसमें से देखकर रूपरेखा सहित निबंध पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते अगले